नमस्कार। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है 16। ऑफिशियल लेक्चर नंबर 219 है और इसका नाम है डिस्कवरी, इंट्रोगेशन एंड इंस्पेक्शन। हिंदी में अगर बात करें तो प्रकटीकरण, प्रश्नमाला एंड रिवीजन। टॉपिक लंबा होने की वजह से कोई टाइम खराब करे बेकर, आगे एकदम तेजी से बढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि मुकदमेबाजी जब भी होगी, मुकदमेबाजी में एक पक्षकार वास्तव में मक्कार होता है, अर्थात छुपाओ, झूठ और मक्कारी इसका फेल होता है। कभी कभी क्या होता है कि निर्दोष आदमी को परेशान करने की वजह से भी ये मक्कार लोग जो है झूठे मुकदमे भी डाल देते हैं। तो कई बार प्रतिवादी नालायक होता है और कई बार वादी बड़ा बेईमान प्रवृत्ति का होता है। तो शरीफ आदमी तो मुकदमेबाजी से बचता है, लेकिन कई बार शरीफ आदमी की मजबूरी हो जाती है कि उसे न्यायालय में आना पड़ता है। तो कई बार वादी बदमाश है तो कई बार प्रतिवादी बदमाश है। तो ये कहना किसी भी स्टेज पे, ये तो न्याय ही बताता कि कौन सही था कौन गलत था, लेकिन ये मुश्किल होता है कई बार एकदम प्राइमा फेसा ही कहना कि कौन राइट था कौन रॉन्ग था। इसीलिए सीआरपीसी निकलता है, सिविल प्रोसीजर कोड रचयिता ने ये माना, क्योंकि पुलिस कार्रवाई तो होती नहीं इसमें, पुलिस अपने कैसे न कैसे करके बदमाश से उगलवा लेती है। इसमें जो बदमाश होता है उसके प्रति जो भी गलत है, मतलब बदमाश से मेरा मतलब है जो कि रॉन्ग डूअर है। न्यायालय तो न्याय की तरह से चलता है, पुलिस तरीके से चलता नहीं। तो कैसे उससे निकलवाया जाए, सच को लाना सामने, तो कुछ पावर तो कोर्ट को चाहिए। तो ये है आदेश 11 और धारा 32। आदेश 11 और धारा 32 जो है, इसलिए इसमें ये पावर्स जो है कोर्ट को कुछ दी गई हैं। अब मैं तेजी से इस स्पष्टीकरण करता हूं। जब कोर्ट को कोई ये बातें मालूम करनी होती हैं कि किसी आदमी के पास कोई चीज है जिसे वो छुपा रहा है, या किसी पक्षकार को लगता है कि इन्होंने जो वाद डाला है या प्रतिवाद डाला है इसके अंदर एम्बिग्यूटी रखी है, अर्थात स्पष्ट तरीके से बात को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, तब वो न्यायालय में कभी कभी प्रार्थना पत्र लगाता है और आंसर लेने की कोशिश करता है। और वो आंसर उसके पास होते नहीं, दूसरे व्यक्ति के पास होते हैं। तो उसके लिए वो कोर्ट का सहारा लेता है। तो उसी के लिए 3 चीजें बताई गई हैं: प्रकटीकरण, प्रश्नमाला और निरीक्षण। तो सबसे पहले हम प्रकटीकरण को खत्म करते हैं, प्रकटीकरण पर बात करते हैं। न्यायालय की आज्ञा से विरोधी पक्षकार को यह प्रकट करने के लिए कंपेल करना कि उसके कब्जे और नियंत्रण में क्या है, वो न्यायालय के सामने स्पष्ट करे। इसको प्रकटीकरण कहते हैं। स्पष्ट कर भाई, तेरे पास क्या है, पत्ते खोल अपने। तेरी WS से या तेरे वाद पत्र से तो क्लियर हो नहीं रहा कुछ भी, ये तूने एम्बिग्यूटी खोज रखी है। अब ये तू स्पष्ट कर। आगे चलते जरा सा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका सारभूत तथ्यों को स्पष्ट हेतु जिससे घटना का गठन होता है, वाद के अंतर्गत विषयों से संबंध सभी दस्तावेजों को प्रकट करना, अर्थात दस्तावेजों को प्रकट करने के लिए एक व्यवस्था, एक नियम, एक आदेश, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी विधि आदेश 11 बताता है। वो चाहे जिस पक्षकार के पास भी हैं, चाहे वो उसके खिलाफ हो, तब भी उनसे पेश करने के लिए कहा जा सकता है। अर्थात विरोधी पक्षकार के पास से सूचना प्राप्त करना ताकि न्याय में विलंब ना हो। अर्थात दस्तावेजों का प्रकटीकरण। यह इसलिए आवश्यक है कि दोनों पक्षकार एक दूसरे के कब्जे या सक्ति में होने वाले दस्तावेज का अवलोकन कर लें और आवश्यक हो तो उसकी प्रतिलिपियां प्राप्त कर लें। ये प्रकटीकरण इसलिए आवश्यक है कि दस्तावेज हर एक ने अपने अपने दबा रखे, दस्तावेज बाहर लाओ, दिखाओ उनमें क्या लिखा है।
तो ऐसे दस्तावेजों को पेश करने के लिए न्यायालय आज्ञा दे सकता है। दिस इज कॉल्ड द डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट। इन दस्तावेजों को प्रकटीकरण करना ही इस आदेश का उद्देश्य है। इसके अलावा भी अभी और बताऊंगा आगे थोड़ा सा। ये इनका महत्व क्या है? तथ्यों को साबुत करने के लिए, करने हेतु और याददाश्त ताजा करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, तो इनको पेश किया था। ये कब प्रारंभ होता है? क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रकटीकरण का मामला कब प्रारंभ होता है? अर्थात जब इशू बन चुके हों, जब इशू प्रारंभ हो गए हों और बर्डन ऑफ प्रूफ किसी इशू को सिद्ध करने का एक पक्षकार पर है। इशू फ्रेम हो गए और दूसरे पक्षकार पर या किसी पक्षकार पर उनको सिद्ध करने का भार है, लेकिन दस्तावेज जो उस पर प्रश्न पर प्रकाश डालता है वो उस पक्षकार के पास नहीं है, वो दूसरे के पास है। उसे ही हासिल करने के प्रयत्न को प्रकटीकरण कहते हैं। ऐसा दस्तावेज जो आवश्यक है लेकिन दूसरे पक्षकार के पास है, तो उसको पेश करना ही प्रकटीकरण कहलाता है। इसी को दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए आवेदन न्यायालय में देकर ऐसे दस्तावेजों का प्रकटीकरण कराया जा सकता है। तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य यही था कि प्रकटीकरण, मैं एक मिनट में इसे पूरा करूंगा। 1 मिनट में दोनों पार्टी जब मुकदमेबाजी स्टार्ट करती हैं तो उनके पास दस्तावेज होते हैं, लेकिन जो प्लीडिंग लिखती हैं वो इस तरीके से लिखती हैं कि वो एक दूसरे को समझ में ना आए। या तो प्रतिवादी ऐसा कर सकता है या वादी ऐसा कर सकता है। जब वो समझ में नहीं आती और इशू फ्रेम हो चुके होते हैं और एविडेंस लाई जानी होती है और वो व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को दबा लेता है जिसके पास है, तो न्यायालय उसके प्रकटीकरण के लिए दूसरे पक्षकार के आवेदन पर प्रकटीकरण का आदेश दे सकता है। इस दस्तावेजों को प्रकट करना अर्थात दस्तावेजों को लाना या दिखाया जाना जिनको के लोग दबाए बैठे हैं, प्रकटीकरण कहलाता है। बस इतनी सी बात थी, लेकिन ये लंबा टॉपिक है, 3 है हेड है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी चलूं थोड़ा सा। अर्थात आदेश 11 के तहत इसकी एप्लीकेशन लगा के प्रकटीकरण कराया जा सकता है। तो आवेदन आ गया, आवेदन लगा दिया कोर्ट के अंदर। अब आवेदन में देखो क्या होता है। आदेश 11 नियम 12, जब दूसरे पक्षकार के कब्जे में कोई दस्तावेज हो जिसका विवादास्पद घटना मामले से संबंध हो, न्यायालय से उसे प्रकट करने की आज्ञा देने हेतु आवेदन पत्र न्यायालय में पेश किया जा सकता है पक्षकार के द्वारा, और ये आज्ञा देने की न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि उस पार्टी से कहा जाए जिसके पास दस्तावेज है कि वो उस दस्तावेज को लाए और कोर्ट में पेश करे। ऐसा नियम आदेश 11 का उपनियम 2 कहता है, डायरेक्शन देने की बात कहता है। न्यायालय दोनों पार्टीज को ऐसी एप्लीकेशन पर सुनवाई का मौका देगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा, तथ्यों को सुनेगा और सुनने के बाद में उनको लगता है न्यायालय को कि इस डॉक्यूमेंट का लाया जाना बहुत ही अनिवार्य है, तो ऐसी स्थिति में वो आदेश दे देगा या जो एप्लीकेशन लगाई गई है उसे खारिज कर देगा। तो इस एप्लीकेशन को अलाउ करना या रिजेक्ट करना, अलाउ करना या रिजेक्ट करना, यह न्यायालय के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है, विवेक पर डिपेंड करता है। लेकिन इस पर दोनों पार्टीज को सुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर न्यायालय को लगता है कि किसी वाद में निर्णय के लिए जरूरी है, तो ऐसी आज्ञा वो ऐसी एप्लीकेशन पर जो 11(2) में आई है उसके ऊपर दे सकता है। आगे चलते हैं। आवेदन
किन स्थितियों में रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए, यह बहुत बड़ा इशू है। जब दोनों पार्टीज नहीं अपने सारे दस्तावेज पहले से ही वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र के साथ लगा के पेश कर दिए हों, तब ऐसा आवेदन बेकार होता है और परेशान करने वाला होता है। दस्तावेज की कॉपियां पहले ही दी जा चुकी हैं, ऐसी स्थिति में भी किसी चीज की जरूरत नहीं होती, एप्लीकेशन खारिज की जा सकती है। और विवादित विषय से संबंधित कोई दस्तावेज वादी के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में एप्लीकेशन खारिज की जा सकती है। नेक्स्ट है, और मान लो अब ये तो वादी वाली स्थिति हो गई। अब दूसरा पक्षकार मान लो लगाता है, यदि दस्तावेज, एक और बात है, एक और विचार है, कौन सी वो कंडीशंस होगी जिन परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज पेश करने से इंकार कर दे तो उन्हें जेन्युइन समझा जाएगा। न्यायालय को सेटिस्फाई कर देता है इस एप्लीकेशन पे, ये बता देता है कि सर ये जो एप्लीकेशन लाई गई है ये कुछ नहीं है, वो डॉक्यूमेंट मेरा अपना है और मेरे टाइटल से संबंधित डॉक्यूमेंट है, और मेरे और मेरे वकील साहब की जो आपस में बातें हुई हैं, या वो डॉक्यूमेंट ऐसा है कि मेरी और वकील साहब की आपस की बातें जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, उसका न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी दो परिस्थितियों में, या तीसरी परिस्थिति कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट उसमें है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है वो बात, न्यायालय में लाया जाना। तो ये तीन स्थिति ऐसी हैं जिसके अंदर अगर इंकार भी करते हैं आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कारण क्या है, अब उन दस्तावेजों के निरीक्षण की बात आती है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई इनका निरीक्षण करना है, भाई कराओ निरीक्षण, आप हम आपको आज्ञा दे रहे हैं, कराओ। तो ये जो आदेश का नियम था ये था 12 नियम नंबर 12, बाकी तो चलता रहा। आदेश 11 नियम 12 था ये जो मैंने बताया अभी, ये आवेदन का जो था। अब दस्तावेज का निरीक्षण फिर कैसे हो गई, उससे संबंधित नियम आदेश 11 के नियम 15 से 18 में इस विषय में दिए गए। न्यायालय ने आदेश कर दिया, पक्षकार दस्तावेज पेश करने की सूचना देगा। जब वो पक्षकार दस्तावेज पेश करने के लिए कह रहा है, देता है, तो वो दस्तावेज पेश करेगा, तो उसके लिए दूसरे पक्षकार को सूचना देगा कि जी मैं कर रहा हूं। 15 क्या कहता है, जब कोई पक्षकार दस्तावेज पेश करने से मना करता है, उस परिस्थिति में न्यायालय पेश करने की आज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय का समाधान कर दे कि दस्तावेज उसके टाइटल से संबंधित है, आज्ञा पालन न करने का उसका उचित एक्सक्यूज है। 15 वो परिस्थिति बताता है जब कोई पक्षकार दस्तावेज पेश करने से मना करता है, वो कहता है मेरा टाइटल का क्वेश्चन इन्वॉल्व है और कोई रियल एक्सक्यूज पेश कर देता है न्यायालय में कि सर ये तो बेकार में परेशान करने वाली एप्लीकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय नहीं आज्ञा नहीं देगा। इसके अंदर नियम 17 और आगे बढ़ता है, यदि कोई पार्टी ऑर्डर हो जाता है और पेश करती है तो एक सूचना देगी कि मैं पेश कर रहा हूं। तो सूचना पत्र जो उसे मिलता है, सूचना पत्र के 10 दिन के अंदर उसे जो है उसे पेश करना होता है। 17 में सूचना पत्र का है कि सूचना पत्र जारी होगा और सूचना पत्र के 10 दिन के अंदर उसे पेश करना होता है जजमेंट उसको कि भाई डॉक्यूमेंट लाइए और पेश करो।
और निरीक्षण हेतु 3 दिन का समय दिया जाता है। तो 10 दिन की वो डेट लगा दी जाएगी, उसको पेश कर देगा और पेश करने के बाद उसमें सुनवाई हो जाएगी। नियम 18 क्या कहता है? जब वो डॉक्यूमेंट पेश हो जाएगा तो नियम 18 के तहत उस दस्तावेज का निरीक्षण कर लिया जाएगा। 20 समय से पूर्व भी प्रकटीकरण किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो आ गया, दस्तावेज प्रकट हो गया, देख लिया गया, दिखा लिया गया, तो 15 से लेकर 20 तक वो नियम बताए गए हैं। नियम 15 और से 20 तक कि कौन सी परिस्थितियों में कैसे कैसे, तो हमें याद रखा 3 दिन में वो करना है और 10 दिन का सूचना पत्र मिलेगा कि 10 दिन के अंदर पेश हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आती है कि यदि दस्तावेज पेश नहीं किया गया तो इसके प्रभाव क्या होंगे? दस्तावेज अगर पेश नहीं किया गया तो इसके प्रभाव क्या होंगे, जरा सुन लें। जिसको दस्तावेज पेश करने की आज्ञा दी थी उसने पेश नहीं किया तो वाद उसके विरुद्ध विनिश्चित किया जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी पावर दे दी है। जैसे पुलिस को पावर है मुलजिम से उगलवाने की बातों को, ऐसी कोर्ट भी। अब वो तो जिसका वाद ही खारिज हो जाएगा तो वो तो फिर बताना पड़ेगा, मजबूरी है। यदि पक्षकार वादी है तब वाद खारिज किया जा सकता है, और यदि प्रतिवादी है तो उसकी रक्षा का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। वादी का वाद ही खत्म कर दिया तो क्या रह गया, और प्रतिवादी को प्रतिवाद करने का अधिकार खत्म हो गया तो क्या रह गया, कुछ नहीं हुआ। तो दस्तावेज ना प्रकट करने के क्या प्रभाव हो सकते हैं? ये प्रभाव हो सकते हैं। और निरीक्षण के संबंधित विधि मैंने बता दी भाई, सूचना चली जाएगी, कोर्ट ऑर्डर कर देगी, डॉक्यूमेंट आ जाएगा, 3 दिन में निरीक्षण कर लो उसका, जो समय आपको दिया है। और नहीं पेश करेंगे तो ये परिणाम होंगे। और ये भी बता दिया कि किन परिस्थितियों में पेश नहीं कर सकते, क्या परिस्थितियां। टाइटल का क्वेश्चन इन्वॉल्व है या कोई जेन्युइन एक्सक्यूज है। ये जो आदेश है एक्शन लेने वाला, वाद को खत्म करने वाला, ये तभी दिया जाएगा जब कोर्ट को ये लगेगी कि वो पक्षकार जिसके पास दस्तावेज है हठधर्मिता दिखा रहा है, धृष्टता दिखा रहा है और जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना किए जा रहा है। हठधर्मिता दिखाता है, धृष्टता दिखाता है और जानबूझकर न्यायालय की अवहेलना पर किया जाएगा। अगर वो अवहेलना करता है आदेश के बाद भी तो ऐसा आदेश जो मैंने ऊपर बताया अभी तो किया जा सकता है। धारा 32 यहीं और समझा दूं तो आपको थोड़ी सी और अच्छी रहेगी। जो प्रकटीकरण के आदेश की अवहेलना करता है या जानबूझकर उस दिन जिस दिन कहा है कि प्रकट कर नहीं आता है, तब न्यायालय उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है, संपत्ति कुड़क व विक्रय कर सकता है, 5,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है, उससे श्योरिटी की डिमांड कर सकता है। और यदि इस तरीके से खारिज हो जाता है मुकदमा तब फिर इसके खिलाफ नियम 21 में नया दावा नहीं लाया जा सकता। तो ये नियम प्रतिवादी पे भी लागू होना चाहिए ना, प्रतिवादी के लिए भी यही होगा। तो नया वाद नहीं ला पाएंगे ऐसा वाद खारिज होने पर। तो ये था प्रकटीकरण का आदेश, 11 में दिए गए नियम। अब क्वेश्चन उठता है
ये प्रश्नमाला क्या है? इंट्रोडक्टरी मीन्स टू आस्क क्वेश्चन। प्रश्नमाला मीन्स प्रश्न पूछना और टू मेक इंक्वायरी क्लोजली और थोरोली। अभिप्राय प्रश्न पूछना या गहन अथवा विस्तार से जांच करना, ये प्रश्नमालाएं कहलाती हैं। अर्थात पक्षकार से स्पष्ट पूछा जाता है कि भाई मामले का समर्थन करता है और या विरोधी पक्षकार के मामले का खंडन करता है। ये बात स्पष्ट करके इन प्रश्नमालाओं के द्वारा से पूछी जाती है। इसका नियम क्या है भाई साहब? हमने प्रकटीकरण पहले पढ़ा दिया, हमें बताना चाहिए था प्रश्नमालाओं को पहले। चलो कोई बात नहीं। आदेश 11 के नियम 1 में प्रश्नमालाएं कोई भी पक्षकार जिसको प्रश्न पूछना है, कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार से के लिए कुछ क्वेश्चन बना देगा जो उसको उसके वाद पत्र में या प्रतिवाद पत्र में एम्बिग्यूटी लग रहा है और मालूम करना जरूरी है। लेकिन वो न्यायालय के सामने एप्लीकेशन लगा के ये कह सकता है कि सर मैं इससे ये प्रश्न जानना चाहता हूं, तो न्यायालय तब न्यायालय आज्ञा दे सकता है यदि उचित समझता है, तो कहता है कि भाई ठीक है, आप अपनी प्रश्नमाला इसको दे दो, इससे उत्तर ले लेंगे। तो जब न्यायालय में ऐसी एप्लीकेशन लगाई जाती है कि भाई प्रश्नमालाएं हम देना चाहते हैं सर इसे, और ये हमारी प्रश्नमालाएं हैं और हम हमारा आवेदन स्वीकार कर लो, तो न्यायालय 7 दिन के अंदर उस आवेदन को डिसाइड करेगा। दोनों पक्षकारों को सुन लिया जाएगा। पक्षकारों को सुनने के बाद में यदि वो प्रश्नमाला रेलेवेंट होगी तो न्यायालय आज्ञा दे देगा कि फलाने पक्षकार तो इसका जवाब दे। जब वो उसके पास चली जाएगी प्रश्नमाला, जिस भी पक्षकार से जवाब मांगेंगे, तो वो पक्षकार जो जवाब देगा वो जवाब एफिडेविट के साथ दाखिल करेगा। ये कसम खाते हुए कहेगा कि हाँ जी, ये जवाब बिल्कुल जो दिया है प्रश्नमाला के उत्तर में, अर्थात सही और स्पष्ट और सच्चा जवाब देगा। और वो प्रश्नमाला मिलने के 10 दिन के अंदर जवाब देना होगा। 11.8 कहती है, 8वां नियम ये कहता, आदेश 11 का, कि 10 दिन में जवाब देगा। 11.1 में एप्लीकेशन लगेगी और वो 7 दिन में डिसाइड होगी। उसके बाद शपथ पत्र के साथ जवाब देगा वो, और 10 दिन में देगा कम से कम। अब क्वेश्चन ये आता है, एक मिनट जरा, बहुत लंबा टैप क्या हो गया ये? चार मिनट है, ज्यादा लंबा खींचूंगा तो गड़बड़ आ जाएगा। बहुत सारे नियम है गुरु जी, पढ़ने में टाइम मेरे पे है नहीं इतना, पढ़ देता हूं कि चलो। प्रश्न मालाएं ने
न्यायालय की अनुमति से एवं लिखित में प्रस्तुत की जाएंगी। इन प्रश्नमालाओं से संबंधित आवेदन पर न्यायालय द्वारा 7 दिन में विचार कर लिया जाएगा। प्रश्नमालाएं वादी से प्रतिवादी या प्रतिवादी से वादी को दी जा सकेंगी। प्रश्नमालाएं एक दूसरे के अथवा प्रतिवादी के दूसरे प्रतिवादी को दी जा सकती हैं। किसी एक ही पक्षकार को न्यायालय की अनुमति के बिना एकाधिक बार प्रश्नमालाएं नहीं दी जा सकेंगी। वही बातें जो मैंने सारी बता दी हैं आपको। मैंने कहा चलो किताब में कुछ ज़्यादा होगी, बस इतना ही समझो, क्योंकि नहीं तो फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा, समझ से बाहर हो जाएगा। ये बता दी मैंने, कंडीशंस बता दी किन किन कंडीशन में। अब क्वेश्चन ये है कि प्रश्नमालाओं पर आपत्ति क्या आ सकती है। मान लो प्रश्नमाला पे आप किसी क्वेश्चन का जवाब देना नहीं चाह रहे, तो आपको कोर्ट में ये बताना होगा, भाई प्रश्नमाला लेनी पड़ेगी। अब आदेश हो गया, अब वो उसका जवाब नहीं दे रहे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। आप ये ऐसा बता सकते हैं, क्वेश्चन प्रश्नमाला पर जो आपत्ति है जो आपको मिली है, आप कह सकते हैं कि इररिलेवेंट है, स्कैंडलस है, वैक्सेसियस है और सद्भावनापूर्ण नहीं है। ये 4 आपत्ति वो पक्षकार जिसको लगता है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो इररिलेवेंट है, स्कैंडलस है, वैक्सेशियस है या सद्भावनापूर्ण नहीं है, ये बात वो न्यायालय के सामने स्पष्ट कर सकता है और बता सकता है। तो ऐसी आपत्ति नियम 6 व 7 के तहत की जा सकती है। आदेश 11 नियम 6 व 7 में आप ये कारण बता के कोर्ट से कह सकते हो कि साहब ये आपत्ति है मेरी इन प्रश्नमालाओं पर जो इनने दी हैं, ये स्कैंडलस है, इररिलेवेंट है, इसके क्वेश्चंस वैक्सेशियस हैं और सद्भावनापूर्ण नहीं है। लेकिन इसका जवाब जब वो तुम्हें प्रश्नमालाएं मिल जाएं उसके 7 दिन के अंदर आपको ऐसा प्रार्थना पत्र न्यायालय में मूव करना है कि सर ये तो बड़ा गड़बड़ क्वेश्चन पूछ लिया इनने। जिस दिन आपको प्रश्नमाला मिल जाए उसके 7 दिन के अंदर आपको ऐसी एप्लीकेशन 1167 की आपको लानी पड़ेगी कि जनाब ये तो गलत है, ये गलत तरीके से ये और ये वाली आपत्ति जो मैंने आपको बताई है ये आपत्ति आपको लगानी पड़ेगी। तब आप उन प्रश्नमालाओं के उत्तर ना देंगे तो भी कोर्ट विचार करेगा। लेकिन यदि कोर्ट ने कह दिया कि नहीं इररिलेवेंट नहीं है, आप झूठ बोलते हो, स्कैंडलस नहीं है, नहीं आप वैक्सेसियस नहीं है, तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रश्नमालाएं पक्षकार एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, ये विटनेस को नहीं दी जाती। ये तो पक्षकारों से स्पष्टीकरण के लिए होती हैं। ये पक्षकारों से स्पष्टीकरण लिया जाता है, विटनेस से नहीं है ये। प्रत्येक वो प्रश्न जो साक्षी से पूछा जा सकता है प्रश्नमाला में नहीं पूछा जा सकता। जैसे किसी की विश्वसनीयता पर, क्रेडिबिलिटी पर कोई क्वेश्चन है, आप साक्षी से पूछ सकते हो, इस पर नहीं पूछ सकते प्रश्नमाला में। तो प्रश्नमाला साक्षी को नहीं दी जाती है। प्रश्नमाला जब भी ट्रांसफर होती है पक्षकारों के बीच में होती है। तो ये थी प्रश्नमालाएं जिनको मैंने आदेश 11 में, ये प्रश्नमालाएं मुझे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं प्रकटीकरण मुझे क्योंकि नहीं किया था, टॉपिक मैंने बहुत तेजी से खींचा है, मैं इसको टॉपिक काफ़ी लंबा था तो
मैंने कहा 2 टॉपिक में मैं ले जाना नहीं चाहता लेक्चर को अपने को। प्रकटीकरण, प्रश्नमाला। इशू फ्रेम हो जाने के बाद में जब एविडेंस चालू होने वाली होती है और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत और प्रश्नों को क्लियर करने की जरूरत होती है, तब न्यायालय की अनुमति से ये दोनों पार्टीज में से कोई भी पक्षकार न्यायालय के सामने एप्लीकेशन लगा के इसका आदेश 11 के अंदर पेश कर सकता है। और इसमें सेक्शन 32 जो मैंने आपको बताया है उसमें अरेस्ट की पावर दी गई है जब आदमी ऑर्डर मानने से इनकार करता है। तो ये था प्रश्नमालाएं और प्रकटीकरण। ठीक है, नमस्कार। मेरा वादा है एक एक करके चलते रहे ना तो सीपीसी आपकी 100% समझ में आएगी, लेकिन एक एक सीढ़ी चलना है, एक अध्याय पढ़ना, एक समझना है। मैं जो बताता हूं उसको एक बार जाके बेयर एक्ट जरूर करो। देखो, किताब मत करो, बेयर एक्ट से देखो, उसमें जो लिखा वो फाइनल है। किताब में तो एक बार मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है। बेयर एक्ट तो बस सरकारी एक्ट होते हैं और गवर्नमेंट वाले मिल जाए तो और भी अच्छा है। गवर्नमेंट वाले मिलते नहीं है, गवर्नमेंट कम छापती है, सब प्राइवेट के हाथ में ही है। तो चलो, मेरे पास भी देखो प्राइवेट है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास भी किताब है जो गवर्नमेंट की प्राइवेट है। देखो क्या पेज की है ये, 600 पेज है। ठीक है, नमस्ते।